नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और ये मैसेज जो है ये वह है कि मुझे बहुत सारे लोग अपने मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं और अपना जो भी परेशानी है उसको साझा करते हैं या उस विषय में कुछ ओपिनियन मेरी मांग रहे होते हैं। तो मैं आज अपने इस मैसेज में, वीडियो मैसेज में, उन्हीं जो वर्तमान में जो मुझसे हाल फिलहाल में अभी पूछे हैं 2 4 5 10 दिन में, तो मैं उन्हीं क्वेरीज को आपके साथ साझा करूंगा और उन पे अपनी ओपिनियन दूंगा। शायद वो भी इस वीडियो मैसेज को देखें तो उनको जो भी मेरी ओपिनियन है पता चल जाए। वैसे मैंने उनको मेल या फ़ोन पर जो भी है वो जवाब भी दिया है। और इसको शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत सारे लोग मुझसे ईमेल के थ्रू, फिर फ़ोन के थ्रू, फिर व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करते हैं। अपना जो भी शिकायती पक्ष है उसको मुझसे साझा करते हैं, मेरी सलाह लेते हैं। जो भी मुझे आता है वो मैं अपने ज्ञान के अनुसार उनको बताता हूँ। और मैं कहता हूँ अगर आपको शिकायत है तो शिकायत कीजिए, सबसे पहले बीमा कंपनी से शिकायत कीजिए, फिर और हायर अथॉरिटीज़ को शिकायत कीजिए। लेकिन शिकायत कीजिए और लिखित में यानी रिकॉर्डेड डिलीवरी से शिकायत कीजिए। ज़बानी शिकायत, टेलीफोनिक शिकायत का कोई मायने नहीं होता। जो मायने हैं वो मुख्यतः रिकॉर्डेड डिलीवरी यानी इन राइटिंग में जो कंप्लेन की गई है वो वैल्यू ज़्यादा रखती है, तो वो कीजिए। लेकिन मैंने अनुभव किया बहुत सारे लोगों को शिकायत तो होगी, तभी वो मुझसे संपर्क भी करते हैं अधिकांश शिकायत के संबंध में। लेकिन बीमा कंपनी से इन राइटिंग शिकायत नहीं करते। बहुत हुआ तो वो फ़ोन कॉल कर लेंगे और बस गलत होने का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि उन्होंने बीमा कंपनी ने उनको बता दिया होता कि हम ये गलत आपके साथ करने वाले हैं। उस विषय में वो मेरे से सलाह भी लेते हैं और मैं सबूत या जो भी एविडेंस उसके समर्थन में जो भी मैं मटेरियल दे सकता हूँ वो देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो शिकायत नहीं करते और कुछ लोग शिकायत करते हैं। तो शिकायत करने से मतलब सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब जो आपको शिकायत है वो शिकायत रखिए तो सही, और बिना शिकायत के सफल होने के चांस कम होते हैं। ये अलग बात है कि शिकायत करने के बाद भी आपको आपका वाजिब क्लेम हक ना मिले या सफलता ना मिले, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही चाहिए। तो वो मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे, पूछेंगे, लेकिन वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ वो अपना भी समय खराब करते हैं और मेरा भी समय खराब करते हैं। यदि आपको शिकायत है और शिकायत ही नहीं कर रहे तो फिर बातचीत करने का कोई खास फायदा नहीं, या एक बार हो गई वो काफ़ी है। लेकिन लोग बहुत मतलब बहुत गहराई तक पूछेंगे लेकिन इन राइटिंग एक भी शिकायत नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा अगर कभी भी कोई मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम या किसी भी तरीके का क्लेम या कहीं भी जीवन में कोई शिकायत है तो अपना शिकायत रखिए। इंश्योरेंस में है तो इन राइटिंग शिकायत कीजिए, अप्रोप्रिएट जगह कीजिए, सही से शिकायत कीजिए, तो आपको सफलता मतलब आपकी शिकायत दूर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले, शायद 17 तारीख, कुछ 17 से भी पहले, 17/11/2025 से भी पहले मेरे एक परिचित हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। और वो उससे पहले भी मुझे उस विषय को जिक्र कर चुके थे। एक सरकारी क्षेत्र की जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रीमियम अर्जन के नज़रिए से कंपनी है, उससे उनका क्लेम था, उनके परिचित का। उनकी वर्कशॉप, एक्चुअली उनकी वर्कशॉप पर था। और बीमा कंपनी उस क्लेम में जो बिल है वो इंश्योर्ड के नाम बना था, क्योंकि बीमा कंपनी उस क्लेम में कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं दे रही थी, तो जो पेमेंट है वर्कशॉप को वो इंश्योर्ड ने किया था और इंश्योर्ड ने अपने नाम पर बिल लिया था। हालांकि बीमा कंपनी वर्कशॉप से कह रही थी कि बिल हमारे नाम बनाओ। वर्कशॉप का कहना था मुझे जो पैसा देगा मैं बिल उसके नाम बनाऊंगा, मैं आपके कैसे बनाऊं, आप तो पैसा दे नहीं रहे। इंश्योर ने भी कहा साहब कल का क्या भरोसा, आप क्लेम दें या ना दें, या तो आप कैशलेस दीजिए, और कैशलेस नहीं दे रहे तो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, बिल अपने नाम लूँगा।
खैर उसने बिल लिया, बिल लगभग 50,000 के करीब का बिल था। और बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं कर रही थी, बहुत लंबा समय बीत गया, शायद 5-6 महीने बीत गए। बीमा कंपनी ने फाइनली एक मेल की, इंश्योर्ड को फोन भी किया कि साहब आप ये कंसेंट दो कि आप बिना जीएसटी के क्लेम लेने के लिए सहमत हैं। तो ये मुझसे इन्होंने संपर्क किया। तो मैंने कहा भाई बिना जीएसटी के क्यों क्लेम ले इंश्योर, जीएसटी के साथ ले। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है। और इंडेमनिटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, एक बीमा सिद्धांत है, उसके अनुसार इंडेमनिफिकेशन करना होता है और ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्राइवेट कार है तो प्राइवेट कार में एक पॉलिसी कंडीशन 3 है, उसमें एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट जो भी आएगी रिपेयर की, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उसका क्लेम इंश्योर्ड को देना होता है पार्शियल लॉस क्लेम में। तो ये पार्शियल लॉस क्लेम था। सब बीमा कंपनी जीएसटी नहीं दे रही, किसी भी कीमत, किसी भी जो पार्ट है या जो लेबर है उसमें जो भी जीएसटी लग के अमाउंट आएगा वही उसकी एग्जैक्ट एक्चुअल कीमत होती है। तो सब इसने फिर बीमा कंपनी को मेरे से कुछ सलाह ली, तो मैंने उनको एक हिंदी में 5-6 पॉइंट इस विषय में लिख के दिए। मैं इसको जो वो पॉइंट्स लिखे वो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है नीचे उसमें वो चिपका भी दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और उनसे कहा साहब आप बीमा कंपनी को मेल कीजिए कि साहब आपको, मैं तो सहमत नहीं हूँ बिना जीएसटी के क्लेम लेने के लिए। मैं जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार जो पॉलिसी कंडीशन 3 है उसके अनुसार क्लेम लेना चाहता हूँ। यदि बीमा कंपनी को जो उचित लगे वो कर ले, लेकिन मैं बिना जीएसटी के क्लेम मतलब क्लेम में जीएसटी ना लेने के लिए मेरी कोई सहमति नहीं है। और बीमा कंपनी को जो उचित लगे उस हिसाब से क्लेम दे दे। और और भी ऐसी कुछ पॉइंट्स थे, यार बीमा कंपनी ने उसके बाद नेक्स्ट डे बिना जीएसटी के उनको पेमेंट कर दिया, बिना मतलब कोई कंसर्न लिए भी। उसमें 41,000 कुछ का उन्होंने पेमेंट किया और जीएसटी डिडक्शन कर दिया। तो ये फिर मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई ये तो अभी तो कल या तो ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं या इनकी समझ में नहीं आया, या इसे तानाशाही समझिए आप और शिकायत कीजिए और आरटीआई लगाइए इस विषय में। जो है, क्योंकि ये तो गलत है और ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, इससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, की जाती है। तो आप आईआरडीए में और इस बीमा कंपनी में और इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आप इस विषय में आरटीआई लगा सकते हो, लगानी चाहिए। और कुछ मदद मैं भी इसमें आपकी कर दूंगा। उसके बाद साहब एक दिन बाद ही वो उन्होंने फिर से एक मेल की, एक मुझे कुछ एक आध सर्कुलर या कोई और चीज़ इस तरीके की मिली, मैंने इनको शेयर की। इनके पास एक दो बिल ऐसे थे जिसमें बीमा कंपनी ने जीएसटी पे किया, तो सेम बीमा कंपनी थी जिसमें भी जो भी इसी तरीके का केस था, लेकिन उसमें जीएसटी पे किया था। इन्होंने साथ में उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन रख के फिर से मेल की और आरटीआई लगाने के लिए कहा। तब वो दिन 25 तारीख की बात है, ये 25/11/2025 की, बीमा कंपनी ने दोबारा से विद जीएसटी मैसेज दिया कि हम सब पूरा क्लेम जो है जीएसटी भी दे रहे हैं, और 49,600 रुपये का क्लेम अप्रूव किया जो मैसेज आया, और इंश्योर्ड को जीएसटी अमाउंट भी मिल गया। यानी बीमा कंपनी गलत कर रही थी, इंडेमनिफिकेशन अधूरा कर रही थी। अगर आप जीएसटी नहीं दे रहे यानी पूरी कीमत नहीं दे रहे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं है कि इंश्योर्ड को जीएसटी नहीं मिलेगा। इसी किस्म का एक केस मैंने पहले एक महाराष्ट्र में भी एक साहब थे, उनका पहले कुछ विवाद था, ज़बरदस्ती टोटल लॉस कर रहे थे, इंश्योर्ड ने गाड़ी रिपेयर करा ली, बिल दिया, बीमा कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, फिर बीमा लोकपाल गए, बीमा लोकपाल ने माना हाँ रिपेयर बेसिस पे क्लेम सेटल होना चाहिए और क्लेम रिपेयर बिल के अनुसार पेमेंट दो। तो बीमा कंपनी क्लेम तो देने लगी लेकिन जीएसटी एक बड़ा अमाउंट नहीं दे रही थी। तो फिर उसके लिए शिकायत की, आरटीआई लगाई आईआरडीआई में कि साहब क्या बिना उसके क्लेम मिलना सही है, आपने जो पास किया है अवार्ड।
उसमें बिना जीएसटी के है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपील में गए, जब अपील में गए तो आईआरडी ने फिर एक लेटर निकाला और बीमा का बताया नहीं साहब, जो क्लेम है वो इनको उसमें जीएसटी भी शामिल होता है। और फिर वो लेटर बीमा कंपनी को दिया तो फिर बीमा कंपनी ने वो 10,000 रुपये के अराउंड कुछ था, तो वो जीएसटी दिया। तो इसमें खैर वहाँ आरटीआई या ये नौबत नहीं आई, ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी थी और इसने जीएसटी दिया इंश्योर्ड को। तो ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो कम्युनिकेशन कीजिए और फिर बहुत उम्मीद है आपको परिणाम मिलेगा। अब दूसरा केस, एक साहब ने मुझे फ़ोन किया। पहले वही जो तरीका है मुझको ईमेल करना और फिर मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी। उनके क्लेम में साल्वेज डिडक्शन के लिए बताया अप्रूव सर्वेयर साहब या बीमा कंपनी ने 5% के लिए। उन्होंने मैंने कहा नहीं साहब, मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं साहब, साल्वेज डिडक्शन का कोई नियम नहीं है। और मैं आपको मास्टर सर्कुलर जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 है, उसमें जो गाइडलाइंस हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, वो मैं आपको दे देता हूँ। मैंने वो दिया और मैंने बताया ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और इंडेमनिफिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बीमा कंपनी की है। बीमा कंपनी को लगता है साल्वेज ले ले, बेच ले और जो भी इंश्योर्ड की क्षतिपूर्ति करनी है उसमें वो कर दे, लेकिन ये साल्वेज डिस्पोजल की जिम्मेदारी बीमा कंपनी के इंश्योर्ड की नहीं है। ऐसा सर्कुलर में भी लिखा, वैसे पहला भी ऐसा था लेकिन इस सर्कुलर में स्पेशली लिखा हुआ है। तो मैंने कहा साहब आपको बीमा कंपनी और जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनको लिखना चाहिए कि आपको साल्वेज डिडक्शन, साल्वेज के नाम पे कोई डिडक्शन नहीं चाहिए, बीमा कंपनी अपनी साल्वेज ले सकती है। सब खैर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा साहब मुझे कब शिकायत करनी चाहिए। मैं जब आपको शिकायत महसूस हो तब करना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत थी ही नहीं तो आप बेकार ही इंक्वायरी इस विषय में कर रहे हैं। और अगर शिकायत है तभी आपने मुझसे जानकारी ली है और ये बता रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, ये आपके ऊपर है। खैर वो बात बीत गई। थोड़े समय बाद उनका कोई 8-10 दिन या 12 दिन बाद फिर से वो आया मैसेज कि साहब वो बीमा कंपनी ने क्लेम सेटल कर दिया लेकिन जो है साल्वेज के नाम पे डिडक्शन कर लिया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा साहब मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको शिकायत करनी चाहिए। आपको तो पता था, बीमा कंपनी ने बताया था, जबानी बताया था। आप जबानी उसको रेफरेंस लेके मेल में लिखते और बोलते इस तरीके से कहा जा रहा है और आप साल्वेज डिडक्शन नहीं चाहते, तो आपको शिकायत तो करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था आपको साल्वेज डिडक्शन नहीं चाहिए। तो खैर वो आपकी मर्जी, आपने नहीं किया। और इतना बार मेरे से आपने जानकारी ली, मैंने इतनी सारी चीज़ आपको शेयर भी की और आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? तो बोले आप क्या करना चाहिए? मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो करना चाहिए। मैंने तो जो सलाह देनी थी वो पहले ही दे चुका हूँ। अब आप शिकायत ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कहाँ से आपका हक मिलेगा? जो बीमा कंपनी ने गलत किया आपके साथ, आप उसके विरुद्ध आवाज़ तो उठाइए, रिकॉर्डेड डिलीवरी में लिखिए तो सही। अब जो आपको उचित लगे वो कीजिए। तो ये एक दूसरा केस था, जिन्होंने पूछा तो बहुत लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्टेप ही नहीं उठाते हैं अपने नुकसान से बचने के लिए या सही दिशा के लिए। कुछ भी कह सकते हैं, डर कह सकते हैं, आलसीपन कह सकते हैं या लिखना का फोबिया कह सकते हैं, जो भी ठीक समझें। तो कुछ लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं बस कब गलत होगा, अब गलत होगा, और फिर गलत हो जाता फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जितना जल्दी, जैसे बीमारी का इलाज जितना जल्दी करें उतना ठीक होने का मतलब इलाज सरलता से हो जाता है, इलाज आसान रहता है। उसी तरीके से क्लेम में भी है कि जितनी जल्दी आप प्रयास करेंगे गलत होने के विरुद्ध, जब आपको लग रहा है गलत होने वाला है, तो उतना इफेक्टिव रहता है प्रयास। तो ये था। तीसरा, एक अभी मुझको कुछ दिन हो गए, शायद 8-10 दिन हो गए, टैक्सी गाड़ी के क्लेम के बारे में एक यूट्यूब मैसेज पर ही मैसेज आया। वो बता रहे थे कि साहब उनकी एक गाड़ी है कमर्शियल टैक्सी जिसकी आईडीवी 4,20,000 है, जिसमें काफ़ी लॉस था। बीमा कंपनी ने उसके लिए 2,70,000 का एक अप्रूवल दिया। इसको कुछ लोग मतलब रेस्ट्रिक्टेड रिपेयर लाइबिलिटी, यानी कि एक तरीके से एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं साहब, बस हमारा इतना है, यानी इसे कंडीशनल अप्रूवल कह सकते हैं। जबकि पॉलिसी में कोई कंडीशनल अप्रूवल देने का नियम नहीं है।
बीमा कंपनी को जो भी लगता हो पार्शियल लॉस या टोटल लॉस वो डिसीजन ले। लेकिन बहुत सारी सर्वेयर और बहुत सारे बीमा कंपनी इस तरीके का एक कंडीशनल अप्रूवल देते हैं कि साहब हम 2,70,000 रुपये, भाई 2,70,000 क्यों दे रहे हो? या तो पार्शियल लॉस तय करो या टोटल लॉस तय करो, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस जो भी है। और अगर पार्शियल लॉस आपने तय किया तो फिर मतलब एक सीमित लाइबिलिटी क्यों? नियमानुसार आईडीवी तक होगी, लेकिन ये इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रिपेयर लाइबिलिटी ये शब्द काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी इस केस में 2,70,000 रुपए के लिए अप्रूवल दिया गया। बीमा कंपनी या सर्वेयर दोनों की तरफ से मानी है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन फिर ये साहब इन्होंने गाड़ी रिपेयर की, गाड़ी रिपेयर हुई 3.5 लाख में, यानी कि 75% ऑफ आईडीवी से भी ज़्यादा रिपेयर खर्च हो गया। यानी कि कायदे से तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम था। जो असेसमेंट में इंश्योरेंस कंपनी या जो भी अप्रूव सर्वेयर हैं कुछ गलत फहमी रही या जो भी वजह रही, तो ये रिपेयर खर्च इसका जो है एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है। तो आप खैर अब उनका पूछना था साहब क्या बीमा कंपनी 2,70,000 ही देगी? मैंने कहा नहीं साहब, बीमा कंपनी की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आईडीवी तक है। और अगर उन्होंने रिपेयर का डिसीजन लिया है तो आईडीवी तक है। अगर आपने लिख के भी दे दिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीमा कंपनी ने तो आपको टोटल लॉस का कहीं ऑफर दिया ही नहीं है। उन्होंने तो कहीं माना नहीं, उन्होंने तो पार्शियल लॉस क्लेम माना और रिपेयर के लिए अप्रूवल दिया। उनको पहले 2,70,000 लग रहा था, वो बढ़ के 3.5 लाख हुआ। तो जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो जो भी एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेज हैं, जो आईडीवी उनकी एक सीमा है, आईडीवी तक का क्लेम उनको देना होगा। इसमें अगर कुछ गलती हुई भी है तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी या उनके अप्रूव सर्वेयर की है कि वो लॉस को असेस करने में गलती कर गए, जबकि लॉस 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा था। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम था जो टोटल लॉस बेसिस पर सेटल होना चाहिए था। चौथा चौथा अभी कल ही मुझको एक मेल आई है, कल या परसों, कल मैंने शायद इसका देखा है। ये साहब की, ये तो शहर तो मुझे नहीं मालूम, इनकी एक टाटा शायद नेक्सॉन गाड़ी और 6 महीने पुरानी, वो किसी तरीके के सीवेज लाइन में गिर गई और पूरी की पूरी डूब गए, मतलब पानी में। उसके बाद उसको निकाला गया, वर्कशॉप लाया गया। जो उसकी गाड़ी की आईडीवी थी लगभग उतना ही, उसका उससे ज़्यादा का एस्टीमेट रिपेयरर जो टाटा डीलर वर्कशॉप है उसने दिया। और बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया गया। बीमा कंपनी के अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट हुए और उन्होंने और बीमा कंपनी ने मिलके जो फिर असेसमेंट किया वो 75% ऑफ आईडीवी से कम कर दिया और बोले ये पार्शियल लॉस क्लेम है, ये रिपेयर बेसिस पर सेटल होगा। रिपेयर करने के लिए अप्रूवल दिया। जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है इस गाड़ी में रिटर्न टू इनवाइस कवरेज होगी, क्योंकि आरटीआई में इस तरीके से ज़्यादा वो होता है। वैसे मुझे नहीं पता आरटीआई है या नहीं है, क्योंकि ये डिटेल शायद उस मैसेज में नहीं थी। लेकिन इस केस में जो रिपेयरर था उसका जो टाटा डीलर वर्कशॉप या टाटा डीलर के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कहा साहब इस गाड़ी को रिपेयर करना ठीक नहीं है, ये पानी में भीग चुकी है, इसके सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भीग चुके हैं, जो मोस्टली या मैकेनिकल भी बहुत सारे पार्ट जिनमें पानी चला गया है वो ख़राब हो गए होंगे। और जिन मतलब तो इसकी मतलब कोई भी एक तो गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा हम इसको रिपेयर करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी पूरी की पूरी पानी में डूबी है। लेकिन वर्क जो और सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं इस गाड़ी को रिपेयर कराना उचित नहीं। ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि टाटा ने इनको सजेस्ट किया, एडवाइस दी। तो अब इसमें ये पर इनको जानना था कि इन्हें क्या करना चाहिए। वैसे इन्होंने बीमा लोकपाल में कंप्लेंट दर्ज कर दी है, लेकिन शायद मेरा कोई मैसेज देख के ये थोड़ा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि बीमा लोकपाल में बहुत सारी जगह बहुत समय लग जाता है और अभी इनको उस डैमेज गाड़ी को खड़ा करना एक प्रॉब्लम है। डीलर ने भी कहा साहब आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटाइए। तो ये सच्चाई है, काफ़ी समय लगता है, लेकिन अब ऑप्शन हमारे पास यही है। और कई बार बीमा लोकपाल की वर्किंग भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी ऑप्शन है हमें उसी में प्रयास करना चाहिए।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी रिपेयर किसने करनी है। ना तो इंश्योर्ड ने करनी है, ना बीमा कंपनी ने करनी है, ना सर्वेयर साहब ने करनी है। और ये तीनों ही लोग गाड़ी रिपेयर करने के एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जो टाटा डीलर वर्कशॉप है वो रिपेयर करने की एक्सपर्ट जगह है। वो एक्सपर्ट हैं टाटा, जिनकी टाटा व्हीकल मैन्युफैक्चरर के इंजीनियर वो एक्सपर्ट हैं, उनसे ओपिनियन ली जा सकती है। अगर वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी को रिपेयर करना सेफ नहीं है, तो फिर उनसे बड़ी बात किसी की नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। और अगर वो कह रहे हैं इस गाड़ी में खर्च 7 लाख है, जो पार्ट वो कह रहे हैं चेक करेंगे, जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, अगर पानी में डूब गया, मोस्टली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने चार्ट बनाए हुए हैं कि अगर गाड़ी इतनी पहियों तक डूबी तो इसमें ये चीज़ डलेंगी, बोनट तक डूबी तो ये चीज़ें डलेंगी, और अगर छत तक पूरी डूब गई है तो ये चलेगी। एक उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। तो ये गाड़ी तो पूरी डूबी थी, तो इसमें बहुत सारे पार्ट जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अनुसार डलने होंगे। जो हो सकता है गाड़ी की, चूँकि पार्ट्स सेंसर और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी पार्ट ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये मैकेनिकल पार्ट भी डैमेज होते हैं कुछ पानी से। तो सब अगर ये वो बोल रहे हैं ये चीज़ें डालना ज़रूरी है, तो उनकी सलाह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चूँकि वो एक्सपर्ट हैं। बाकी लोग एक्सपर्ट उतने नहीं हैं, क्योंकि चाहे सर्वेयर हो वो गाड़ी खुद रिपेयर नहीं करते हैं, वो असेसमेंट करते हैं। लेकिन गाड़ी रिपेयर करने के विशेषज्ञ नहीं है। गाड़ी रिपेयर करने का विशेषज्ञ व्हीकल मैन्युफैक्चरर के इंजीनियर या उनके जो ऑथोराइज्ड डीलर वर्कशॉप जो उनके कर्मचारी हैं वो हैं। तो इस विषय में उनकी ओपिनियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इसीलिए अगर वो कह रहे हैं तो फिर उनकी बात माननी होगी। और उनके अनुसार अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। बीमा कंपनी अगर नहीं मान रही है तो फिर आगे बीमा लोकपाल में इनको अपना पक्ष रखना होगा। और बहुत उम्मीद है अगर कोई सही लोकपाल साहब हुए और उन्होंने ठीक से सुना और समझा और जाना तो फैसला इनके हक में आ जाएगा। और नहीं तो फिर इनको आगे और कंज्यूमर कोर्ट जाना होगा, जहाँ और बेहतर सुनवाई होती है, तरीके से होती है, बारीकी से सुना जाता है। और बारीकी से सुनना है तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ बहुत ही बाल की खाल निकाली जाती है और बहुत ही बेहतर और बारीकी से सुनवाई होती है। तो आज मैंने ये 4 केस आपके समक्ष रखे। केस तो बहुत भी हैं लेकिन टाइम की भी लिमिटेशंस हैं। तो मेरा कहना ये है जब भी कोई शिकायत हो तो शिकायत कीजिए, राइटिंग में कीजिए, अप्रोप्रिएट जगह कीजिए, सही तरीके से कीजिए। आपके साथ जो गलत हो रहा है वो क्या गलत है और सही नियम क्या है, ये रख के शिकायत कीजिए। और बार बार कम्युनिकेशन कीजिए। एक बार मेल कोई जवाब नहीं आता, ज़रूरी नहीं वो जवाब दे, लेकिन आप ज़रूर शिकायत करते रहिए। तो बहुत उम्मीद है आपको आपका वाजिब क्लेम हक मिलेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। नमस्कार।